जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जनाब। आवाज़ आ रही है जी आप लोगों को? क्या हालात हैं जी? वन बाय वन देख लेते हैं आपकी क्यूरीज को, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मुबीन साहब ने क्वेश्चन पूछा है शेयर रजिस्ट्रार के बारे में। शेयर रजिस्ट्रार हमेशा याद रखना है, ये एक इंडिपेंडेंट पार्टी होती है। जिस तरह आपका ऑडिटर होता है, इस तरह शेयर रजिस्ट्रार इंडिपेंडेंट पार्टी होती है। इनके पास लाइसेंस होता है शेयर रजिस्ट्रार की सर्विसेज का। तो इसकी क्वालिफिकेशन से हमें कोई गर्ज नहीं है। आपको एक लिस्ट होती है आपके सामने, उसमें से आपने शेयर रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना होता है। उस सेक्शन को गौर से पढ़ें, वहां पर लिखा होगा कि हर कंपनी ने, हर लिस्टेड कंपनी ने एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट करना है। इंडिपेंडेंट का मतलब है ये कंपनी का इंप्लॉय नहीं होता है, ये एक थर्ड पार्टी होती है। क्लियर है जी? अच्छा जी, इसके बाद हम अच्छा जी, कलीम साहब ने कहा सेक्शन 165 सब सेक्शन 2। एक मिनट में अगर जरा ओपन कर लूँ। सिर्फ आपका इशू है या बाकी लोगों को भी इशू आया, क्लास नहीं ले सके, रिकॉर्डेड लेक्चर बाकी तमाम लोगों को अवेलेबल थे? ये सिर्फ लॉ में इशू आ रहा है या बाकी किसी सब्जेक्ट में भी है? और ये सिर्फ मुबीन साहब आपको आ रहा है या बाकी मेरे भाई कोई इस पे फीडबैक दें कि बाकी लोगों को भी रिकॉर्डिंग में इशू आ रहा है, जो रिकॉर्ड लेक्चर है स्मूथली प्लेस हो रहे हैं? अगर तो अगर तो देखें, कुछ लोगों को इशू आ रहा है, कुछ लोगों का स्मूथ चल रहा है, तो इसका मतलब मेरे एंड पे इशू नहीं है। हम देखते हैं उसको कैसे एड्रेस करना है। अगर सब लोगों को इशू आ रहा है तो इसका मतलब इशू मेरे एंड पे होगा। जी मुबीन साहब, आप फिर चेंज करवा के देखें कि आपको ये सिर्फ मसला अगर आ रहा है। नहीं नहीं रिजॉल्व होता तो मुझे बताइएगा, आईटी टीम से हम बात कर लेंगे। आईटी वाले हमारे लिए बैठे हैं यार। अगर हमारे मसले रिजॉल्व नहीं करने उन्होंने, हम दो पार्टीज आमने सामने बैठी हैं, तो फिर उनका क्या काम है? अच्छा जी, अभी कलीम साहब का क्वेश्चन आया था 165(2) का। 165(2) में उसने कहा था कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके नॉमिनी जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो स्पेशल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं। तो उसमें सबसे पहले ये जो इसका सब सेक्शन 2 है, जी कलीम साहब इसी की बात कर रहे हैं ना? ये समझने के लिए हमें नॉमिनी डायरेक्टर का आइडिया हो कि उन्होंने ऑप्शन दिया था कि कोई बॉडी अगर किसी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर है तो उनके पास राइट है कि वो अपनी जगह पे किसी को नॉमिनेट कर दें। जब ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया, अब जरा इसको सोचें कैलकुलेशन पे जाने से पहले कि लेट्स अज्यूम अगर एक कंपनी के पास शेयर होल्डिंग है दूसरी कंपनी की 35%, और उसको उन्होंने राइट दे दिया कि इसकी बेस पे आप कोई डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं प्योरली शेयर होल्डिंग की बेस पे। अब आप सोचें कि उन्होंने डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया इस शेयर होल्डिंग की बेस पे। अब जो बाकी डायरेक्टर्स बचे हैं उनमें से उन्होंने इलेक्शन करवाना है, उनको वोट्स देकर उन्हें लेके आना है। आप मुझे बताएं, जिस शेयर होल्डर ने अपने इन वोट्स की बेस पे, अपनी शेयर होल्डिंग की बेस पे डायरेक्टर ऑलरेडी नॉमिनेट कर दिया है, क्या वो वोट्स दोबारा से यूज कर सकता है आगे मीटिंग में कि रिमेनिंग डायरेक्टर्स के लिए भी उन्हीं शेयर की बेस पे वोट दे दे आके? वो शेयर तो उसके यूज हो गए ना, उसके वोट्स तो यूज हो गए। तरीकाकार बदल गया कि वोट्स नहीं दिए, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया उसकी बेस पे। तो ये वही बात उन्होंने यहाँ पे आके की है कि जो बंदा आप नॉमिनेट कर रहे हैं, जितने वोट्स उसको चाहिए थे, अगर वो इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू होके आता और आप उसको वोट देके इलेक्ट करवाते, उतने वोट्स अब आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स में से लेस हो जाएंगे जब आप रिमेनिंग शेयर्स के बेसिस पे आप वोट डालने के लिए मीटिंग में आएंगे। जी मैं इसको एड्रेस करते हैं। कलीम साहब क्लियर हुई है बात? इस पे मैंने आप लोगों को एक जो एक्सेल की वर्किंग शेयर की थी, उसमें भी थोड़ी सी, ये अगर आपको याद हो कि वोटिंग सिक्योरिटीज हमने कहा था लेट्स अज्यूम है 100, नेशनल बैंक के पास है जी 30। हम कहते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपने करनी है 5, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो 20 आपको वोट चाहिए होंगे एक डायरेक्टर इलेक्ट करने के लिए। अब नेशनल बैंक को उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि आप अपना कोई डायरेक्टर नॉमिनेट भी कर सकते हैं। इन 5 में से एनबीपी ने एक डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया, बाकी 4 का इलेक्शन होने जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि 4 का जब इलेक्शन होने जाएगा, क्या एनबीपी के पास ये ऑप्शन होगा कि अपने 30 के 30 वोट दोबारा आके यूज करें? क्या ख्याल है? बाकी रिमेनिंग जितने बचे होंगे उसको यूज करेंगे वो आके। तो इसका मतलब है 30 में से 20 उसने यूटिलाइज कर लिया। 20 किस बेस पे आए हैं? हमने कहा कि मिनिमम उसको इतने चाहिए थे, अगर हम इक्वली इसको कंसिडर करें तो बाकी 10 वो आगे यूज करेंगे। तो इन सब क्लियर है? अच्छा जी, अब हमारे नासिर साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि याद हमने क्या करना होता है सर वो चीजें।
देखिए, मैं बजाय इसके कि स्पेसिफिकली आपको बताऊं ये याद कर लें, ये याद ना करें, आपने कोशिश करनी है जितना मैक्सिमम आप याद कर सकते हैं ना, वो आप कर लें। एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है, जैसे सेक्शन 172 हमने पढ़ा था, जिसमें उसने डिस्क्वालिफिकेशन की पावर दी थी एससीसीपी को, कि वो डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं इतने अरसे के लिए। वो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इतनी लंबी लिस्ट आप याद करने के लिए बैठे, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें आती हैं वो आपको याद हो, आपको पता हो कि डायरेक्टर को रिमूव करना है तो उसका क्या तरीका है, वो आपको सेक्शन जाके खोलना ना पड़े। आपको पता हो कि डायरेक्टर्स के इलेक्शन होने हैं तो वो नंबर ऑफ डेज की कहानी उसने जितनी सुनाई हुई है वहां पे वो क्या है। आपको पता हो सीईओ को रिमूव करना है तो उसका क्या तरीकाकार था, उसको कितने दिन में अपॉइंट करना था, उसकी टर्म क्या है। इस तरह की चीजें आपको याद होनी चाहिए। लंबी चौड़ी लिस्ट जहां पे आएगी उसको याद करने की जरूरत नहीं है कि एज इट इज आपसे पूछे तो आप वहां पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अभी रिसेंट अटेम्प्ट में भी उसने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं कुछ टॉपिक्स में से, कि आपको लिस्ट आपके सामने है, आपने वहां से कॉपी पेस्ट करना है बस। सिर्फ वो ये करता है, उसे एक स्टेप पहले ऐड कर देता है कि जज करना होता है कि हमने उसी लिस्ट की तरफ जाना है। फॉलो कर रहे हैं बात को? तो जो छोटी मोटी चीजें, परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज, वो कोशिश करके आपने याद करने हैं। बुक पे जितनी कम रिलायंस होगी आपकी पेपर में, उतने आपके पास करने के चांसेस ज्यादा हो। नहीं नहीं नहीं, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये जरूर बताओ, जैसे वन सेक्शन सेक्शन है 183 बोर्ड की पावर्स के बारे में, आप पूरे के पूरे आपको लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी फेमिलियरिटी उस सेक्शन के साथ हो कि जब आईक्यू आपसे सवाल पूछे तो आपको ये जरूर पता चल जाए कि यार ये सेक्शन 183 में एक पॉइंट मैंने पढ़ा था, ये उसमें से टेस्ट कर रहा है। कर रहे हैं जी। तो इतना का आपको इसके साथ जान पहचान बनानी पड़ेगी लॉ के साथ, कि अगर सिर्फ किताब के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो चीजें याद ही नहीं जब करनी, तो आपको यही मसला होगा वहां पे जाके कि ये चीज लिखी कहाँ पे है, ये कहाँ से उसने पूछ लिया। पहले आप वो सोचेंगे, फिर वहां पे जाएंगे, जितना क्वेश्चन का टाइम है उतना तो ढूंढने पे लग जाएगा हमें, और हमेशा देख के लिखने में ज्यादा टाइम लगता होता है एज कम्पेयर कि आप अपनी मेमोरी बेस्ड चीजें लिख रहे हो वहां पे। क्लियर है जी? जी, कोई और क्यूरी, कोई जो हमने अब तक पढ़ा है उसमें कोई सवाल? अच्छा जी, चलें फिर आगे। हमने डायरेक्टर्स वाला पोर्शन अभी तक कवर किया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेगुलेशंस हमने कवर की हैं, सीसीजी वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया है। सीसीजी में अब मैं आपको आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे आज मैंने पास पेपर एनालिसिस शेयर किया है, अगर आप में से किसी ने देखा हो। लास्ट 5 अटेम्प्ट्स का क्वेश्चन वाइज मैंने आपको टॉपिक बता दिया वहां पे, और मैंने कोशिश की है कि जितना मैं उसको कंक्रीट कर सकूं, एग्जैक्ट सेक्शन भी मैंने कोशिश किया वहां पे बताऊं कि कौन से आई के अपने टेस्ट किए हैं। तो उसमें कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्वेश्चन उन्होंने हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट पूछा हुआ है। वो लिस्ट आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि अगर 5 आपकी वो अटेम्प्ट है जो मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर किया है, तो हर अटेम्प्ट में उसने 8 क्वेश्चन पूछे हैं। तो 40 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगर उनके डिफरेंट पार्ट्स पे भी हम जाएं तो तकरीबन 65 तक हम कहते हैं कि डिफरेंट उसने सिनेरियो टेस्ट किए हैं आपसे, या डिफरेंट क्वेश्चन हैं अगर उनको पार्ट वाइज हम देखें। तो ये पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए कि हम वो सारे के सारे क्लास में डिस्कस करें। अब जो लोग आप में से कमिटेड हैं, जो पेपर को पास करना चाहते हैं इस अटेम्प्ट में, उन्हें एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी कि कोई चीज मिस ना हो, आपके एंड पे कोई चीज मिस ना हो। आप वो रेलिवेंट टॉपिक वहां पे अपना उसका जो क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्लास में डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बाकी क्वेश्चन आप वहां पे उसका एक प्रिंट निकालें, जो क्वेश्चन आप कर लें उस पर टिक लगाएंगे, ये टॉपिक पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है। ये एफर्ट अगर आप कर लेंगे तो आपको मैं बताऊं कि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कर रहे हैं, तो मैंने देखा है जो पास हो रहे हैं हर अटेम्प्ट में, उनमें कुछ इस तरह की आदतें होती हैं कि वो एक कदम आगे बढ़ के एक्स्ट्रा एफर्ट इनपुट कर अपना इनपुट दे रहे होते हैं एक्स्ट्रा। तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन आप कहेंगे तो मैं हर लेक्चर के एंड पे आपको क्वेश्चन बता दिया करूंगा कि आपने ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आप उस एनालिसिस से हेल्प लेना चाहते हैं तो वो आपके पास मौजूद है। अच्छा जी, डायरेक्टर्स वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया था, कंपनीज एक्ट हमने पूरा पढ़ा। डायरेक्टर से रेलिवेंट ही किसी हद तक एक पोर्शन है हमारा सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर। सिक्योरिटीज एक्ट आपके सिलेबस में शामिल है, कुछ उसका पोर्शन शामिल है जिसमें उसने सेक्शन 2 एंड फिर 60s के अंदर उसने कुछ क्वेश्चन शामिल किए, अपना सेक्शन शामिल किए। जी मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, अब सिक्योरिटीज एक्ट भी हम ऐसा नहीं है कि हमने एक गो में पढ़ लेना। सिक्योरिटीज एक्ट में 3 से 4 डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो रेलिवेंट सेक्शन हमारे कोर्स में उसने शामिल किए हैं। वो 3 से 4 डिफरेंट टॉपिक्स में मैं डिवाइड करूंगा और उस टॉपिक के साथ हम पढ़ेंगे। इसमें से ये 6 सेक्शन हमने जो पढ़ने हैं, सेक्शन 101 से 107 तक, इनको आप समझ लें कि सिक्योरिटीज एक्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं और बड़े हैवी किस्म के क्वेश्चन इसमें से पूछ चुका है। हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता बड़ा आसान है, इसमें कोई मसला है ही नहीं, और क्वेश्चन भी इसमें से आसान आता है, लेकिन मार्क्स के हिसाब से हम देखें तो बड़े हैवी किस्म के क्वेश्चन, मतलब 18 मार्क्स, 15 मार्क्स, इस तरह के क्वेश्चन उसने पूछे हैं। कुछ इस पोर्शन में वो बता क्या रहा है, सेक्शन 101 से 107 नोट करें अपने पास कि ये अलग से पढ़ने हैं। जब भी आपने सिक्योरिटीज एक्ट पढ़ना है तो उसको जब हमने पोर्शन में डिवाइड करना है तो एक पोर्शन है आपका सेक्शन 101 से 107 तक, सिक्योरिटीज एक्ट की बात कर रहे हैं 2015 का। इसमें जनाब वो हमें बताता है कि कुछ लोग हैं जिसमें 3 कैटेगरी उसने हमें बताई हैं। एक वो कहता है आपके डायरेक्टर, दूसरा वो कहता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, और तीसरा वो कहता है सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स। ये लोग कंपनी की शेयर्स के अंदर जो ट्रेडिंग करेंगे या इनकी जो ओनरशिप में कंपनी के शेयर्स हैं उनके बारे में इन्होंने इंटीमेट करना होता है कंपनी को। उस इंटीमेशन को लेके, उसकी सेल परचेज को लेके चंद चीजें उन्होंने इन सेक्शन में हमें बताई हैं। अब जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी हम क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले तो याद रखना है ये अप्लाई होना है जी सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के बारे में बात होगी, बाकी कंपनीज के केस में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है।
ये जो सिक्योरिटीज एक्ट है आपका लिस्टेड कंपनीज के ऊपर जितनी भी चीजें हमारे पास शामिल है जो हमने पढ़ी है इस लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, वैसे वो बताता भी है। वो कहता है जनाब हर वो बंदा जो कंपनी का डायरेक्टर बनता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनता है या सब्सटेंशियल शेयर होल्डर होता है किसका, लिस्टेड कंपनी का, वो जनाब नोटिस देगा इन राइटिंग, किसको, कंपनी को। उसने इन राइटिंग नोटिस देना है किस चीज का, ऑफ इज बेनिफिशियल ओनरशिप इन द लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। कंपनी के जितनी इक्विटी सिक्योरिटीज वो परचेज करेगा उसकी बेनिफिशियल ओनरशिप बताएगा। बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब कि इसकी ओनरशिप में कंपनी की कितनी सिक्योरिटीज मौजूद हैं। अब इसकी ओनरशिप में जो सिक्योरिटीज मौजूद हैं उसमें कौन कौन सी शामिल होंगी, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो इसको भी एड्रेस करेगा। एक तो चीज उसने बतानी है अपनी बेनिफिशियल ओनरशिप, कि कितनी है जी मेरी कंपनी के अंदर बेनिफिशियल ओनरशिप, कितने परसेंट शेयर्स का मैं मालिक हूं। दूसरे नंबर पे उसने अमाउंट और डिस्क्रिप्शन भी बतानी है इन सिक्योरिटीज की, कि कितने की मैंने परचेज की है। डिस्क्रिप्शन का मतलब कि कंपनी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं, तो उसका बताना है उसने कि क्या मेरे पास कौन सी इक्विटी सिक्योरिटीज मौजूद है। डेट ऑफ एक्विजिशन उसने बतानी है, और डेट ऑफ एक्विजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी हम जाके आगे कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि उसने कंपनी को इन राइटिंग बताना है कि कितने परसेंट का बेनिफिशियल ओनर हूं मैं, कंपनी की बेनिफिशियल ओनरशिप कितनी है शेयर्स के अंदर मेरी, और कब मैंने खरीदे थे, क्या प्राइस थी, कौन से शेयर्स हैं, किस डेट पे मैंने इनको एक्वायर किया। अब इससे पहले जब इन तीन लोगों को हमने पढ़ा तो उसमें पहला तो हमें पता चल गया कि डायरेक्टर, बड़ी डिटेल में पढ़ के आए हैं कि डायरेक्टर साहब क्या है, कौन होते हैं। जो भी डायरेक्टर है उसने कहा कि आपने बताना है कंपनी को। अगले जो दो बंदे उसने कहे हैं ना, उसमें हमारे जेहन में सवाल आता है कि ये किसकी बात कर रहा है। एग्जेक्टिव ऑफिसर का आपके जेहन में सबसे पहले आना चाहिए कि ये टर्म उसने यूज किया, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कौन से ऑफिसर ऐसे हैं जिनको हम कहेंगे एग्जेक्टिव ऑफिसर। और लॉ में हमेशा हम जो चीज उसने बताई होती है बड़ी स्पेसिफिक उस पर रहते होते हैं, यहाँ पे वो तुक्के लगाने वाला काम नहीं होता कि मैंने इसको ऑफिसर कंसिडर किया है। उसने हमें नीचे एक्सप्लेन किया है। वो कहता है ये जो सेक्शन में आपको पढ़ा रहा हूँ 101 से 107 तक, इसमें एग्जेक्टिव ऑफिसर की जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ जगह जगह पे, उसमें ये लोग शामिल होंगे। कौन कौन से हैं जी? चीफ एग्जेक्टिव शामिल है, चेयरमैन शामिल है, आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शामिल है, सेक्रेटरी साहब शामिल है, ऑडिटर शामिल है, या अदर ऑफिसर वो कहते हैं एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द कमीशन। कमीशन अगर किसी को और प्रेस्क्राइब करना चाहेगा तो उसको भी वो शामिल कर सकता है। तो एग्जेक्टिव ऑफिसर हमारे सामने आ गया। दूसरे नंबर पे वो हमें बताता है जनाब सब्सटेंशियल शेयर होल्डर। तीसरा बंदा वो बता रहा है हमें कि सब्सटेंशियल शेयर होल्डर, हमेशा याद रखना है सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग जो होता है ना, वो आपका 10% पे बन रहा होता है। 10% शेयर होल्डिंग जिसके पास होगी वो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर होगा। वैसे सिक्योरिटीज एक्ट की डेफिनेशन में भी उसने आपको बता दिया। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी मुबीन साहब, ये आपके इंटरनल ऑडिटर की बात हो रही है, चीफ इंटरनल ऑडिटर जो हम पढ़ के आए थे, अगर आपको याद हो सीसीटी के अंदर हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर।
जी सॉरी यार, ये मेरे एंड पे इशू हुआ था। अच्छा जी, तो आप पूछ रहे थे सब्सटेंशियल शेयर होल्डर और मेजर शेयर होल्डर। जी सेम सेम 10% शेयर होल्डिंग पे हम कह रहे होते हैं मेजर शेयर होल्डर वो बन गया। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग और मेजर शेयर होल्डर का फर्क होता है। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग की टर्म हम अमूमन यूज कर रहे होते हैं जो जहां पे आप उसको अपनी सब्सिडरी बना रहे होते हैं, मोर देन 50% पे जब जाते हैं तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग आपके पास आ गई। लेकिन मेजर शेयर होल्डर और सब्सटेंशियल जो शेयर होल्डर है 10% पे आपका बन रहा होता है जी सब्सटेंशियल शेयर होल्डर। क्लियर है? अच्छा जी, तो हमें जब पता चल गया तीनों का, डायरेक्टर का हमें पता था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमें पता चल गया, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर हमें पता चल गया, तो अब पहली रिक्वायरमेंट उसने बताई कि जब कोई बंदा कंपनी का डायरेक्टर बनेगा तो सबसे पहले उसने कंपनी को इन राइटिंग नोटिस देना है कि कंपनी में मेरी बेनिफिशियल शेयर होल्डिंग कितनी है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो भी देंगे, जो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है जब सब्सटेंशियल शेयर होल्डर बनेगा कंपनी को बताएगा। इसके बारे में तो हमने एक मजीद और भी चीजें पढ़नी है, अलग से हमारा टॉपिक है सब्सटेंशियल शेयर होल्डर पे। तो इन्होंने कंपनी को बताना है कि मेरी बेनिफिशियल ओनरशिप कितनी है, कंपनी में शेयर मैंने कब खरीदे, किस डेट पे खरीदे, किस प्राइस पे खरीदे, वो बताएगा। नेक्स्ट दूसरी रिक्वायरमेंट क्या आई, वो कहता है इनमें अगर कोई चेंज भी आएगा ना तो उसके बारे में भी उसने बताना है। ये इवेंट्स जब होंगे तो उसके बारे में भी उसने बताना है। अगर कोई चेंज आया बेनिफिशियल ओनरशिप के अंदर जो उसने ऊपर बताई थी सब सेक्शन 1 के अंदर, तो वो कंपनी को नोटिफाई करेगा, बताएगा कि मेरी सब्सटेंशियल सॉरी मेरी जो बेनिफिशियल ओनरशिप है कंपनी में वो चेंज हुई है, साथ डिस्क्रिप्शन भी बताएगा। और मेन चीज जो उसने कही है यहाँ पे बताने की, वो कहता है एनी गेन रेफर्ड इन सेक्शन 104। सेक्शन 104 में भी हम जाके देखते हैं किस गेन की बात कर रहा है। इन सिक्योरिटीज के ऊपर उसने जो गेन कमाया है, जो चेंज आया है ना, अगर उसने कोई सेल की है सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी उसके पास मौजूद थी, तो उसके ऊपर जो गेन उसने कमाया वो भी वो बताएगा कि मैंने कितना गेन कमाया है। या पहले अगर सेल की थी और अब परचेज की है तो उसके बारे में बताएगा अगर वो गेन। अभी 104 में हम देखते हैं कि किस गेन की वो बात कर रहा है। रिक्वायरमेंट समझ आ गई है जी आपको? गेन राइटिंग उसने कंपनी को बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में बताना है। दूसरे नंबर पे उसने अगर कुछ चेंज आया है बेनिफिशियल ओनरशिप में तो वो भी बताना है, वो परचेज करके आपकी बेनिफिशियल ओनरशिप बढ़ी है या सेल करके वो कम हुई है, दोनों इवेंट्स के बारे में आपने उसको बताना है। फिर वो कहता है ये बतानी कितने दिन के अंदर है, विद इन 7 डेज बतानी होती है जी। पीरियड ऑफ 7 डेज, जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी ये कंपनी को इन्फॉर्म करने की, तो विद इन 7 डेज उसने बताना है। जब उसने कोई एक्वायर किया है 7 दिन के अंदर बताए, अगर कोई चेंज आया 7 दिन के अंदर वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा। आगे उसने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में हमें बताया है कि वो कौन होते हैं। सब सेक्शन 5 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो सब सेक्शन है ना इसके अंदर, वो आपका सब सेक्शन 5 है। वो क्या बता रहा है, वो कहते हैं जी 101 से 107 तक जो हम बेनिफिशियल ओनरशिप की टर्म यूज कर रहे हैं सिक्योरिटीज की, जो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सब्सटेंशियल शेयर होल्डर की सिक्योरिटीज हैं, उसकी बेनिफिशियल ओनरशिप के अंदर कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो शामिल होंगी। वो कहता है अगर तो वो नेचुरल पर्सन है तो ये सिक्योरिटीज उसके नाम पे हम समझेंगे कि इसी की बेनिफिशियल ओनरशिप है। कौन सी? वो कहता है इफ द सिक्योरिटीज आर हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय हिम और, यानी कि डायरेक्टली अगर उसने रखी है वो तो है ही है उसकी ओनरशिप। अगर वाइफ या हस्बैंड ने रखी है, किसकी वाइफ या हस्बैंड की बात हो रही है? ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अब हम 3 कैटेगरी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। डायरेक्टर एक, दूसरे नंबर पे सब्सटेंशियल शेयर होल्डर, तीसरे नंबर पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन जहां पे जिसकी वो बात कर रहा है उसी के रिलेटिव को हमने शामिल करना है। ये मैं आपको एक्सप्लिसिटली बात बता रहा हूँ। इस पे आईके आपने बड़ा खूबसूरत एक क्वेश्चन पूछा हुआ हमसे। वो कहता है जनाब उसके अपने नाम पे जो है, फिर अगर वो बंदा डायरेक्टर है तो उसकी अपना वाइफ या हस्बैंड नॉट बीइंग हरसेल्फ और हिमसेल्फ अ डायरेक्टर, मतलब अगर वो अलग से कंपनी के दोनों मियां बीवी कंपनी के डायरेक्टर है तो दोनों ने अपनी अलग अलग ये स्टेटमेंट देनी है, बेनिफिशियल ओनरशिप देनी है। और जब दोनों डायरेक्टर होंगे अलग अलग दे रहे होंगे तो फिर अपने स्पाउस को इसमें शामिल नहीं करेंगे, दोनों के अलग अलग आपके सामने आ रही होगी, वो बता रहे होंगे। अगर कोई एक इनमें से डायरेक्टर है तो जो स्पाउस की शेयर होल्डिंग है वो शामिल होगी उसके अंदर, उसकी बेनिफिशियल ओनरशिप में दोनों मियां बीवी ने जो रखी है वो दोनों शामिल होंगी जो नोटिफाई इसने कंपनी को करनी है इकट्ठी मिला के। तीसरे नंबर पे वो कहता है माइनर सन या माइनर डॉटर ऑफ डायरेक्टर। यहां पे भी उसने डायरेक्टर की बात की है। कहता है डायरेक्टर का कोई माइनर बच्चा है, बेटा या बेटी है, उसको शामिल करना है। और बेटे के अंदर उसने कहा जी स्टेप सन भी शामिल है, और डॉटर के अंदर भी उसने कहा जी स्टेप डॉटर भी शामिल है। और जो माइनर है उसमें उसने आप यहाँ के आगे बता दिया कि 18 ईयर्स, जो कि ऑलरेडी हमें पता था कि माइनर 18 ईयर से कम जिसकी एज है उसको माइनर कहेंगे। तो डायरेक्टर के केस में ये तीनों चीजें होंगी कि उसके अपने नाम पे भी जो शेयर्स हैं वो भी हों, वाइफ या हस्बैंड के नाम पे जो शेयर्स हैं वो भी हों, और माइनर बच्चे के नाम पे जो शेयर्स हैं वो भी हों। चौथे नंबर पे कौन से शेयर शामिल होंगे? वो कहते हैं प्राइवेट कंपनी, जहां पे ये डायरेक्टर ऑफिसर या सब्सटेंशियल शेयर होल्डर साहब जो है ना ये शेयर होल्डर है, उस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी इनकी बेनिफिशियल ओनरशिप के अंदर समझे जाएंगे, लेकिन अप टू द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रोपोर्शनेट शेयर होल्डिंग इन दैट प्राइवेट कंपनी। मतलब ये लिस्टेड कंपनी है, इस लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ऊपर एक प्राइवेट कंपनी होल्ड कर रही है। कितने शेयर होल्ड कर रही है, उन शेयर में से कितने उस डायरेक्टर की ओनरशिप में जाएंगे, वो डिपेंड करता है उस प्राइवेट कंपनी में इस डायरेक्टर साहब की शेयर होल्डिंग कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर उस प्राइवेट कंपनी में 25% शेयर होल्डिंग रखते हैं ये डायरेक्टर ऑफिसर या सब्सटेंशियल शेयर होल्डर, तो उस प्राइवेट कंपनी की इस लिस्टेड कंपनी में टोटल शेयर होल्डिंग में से 25% आप उसकी बेनिफिशियल ओनरशिप में शामिल कर लें। जितनी परसेंटेज उसकी उस प्राइवेट कंपनी के अंदर है उतनी परसेंट आप बेनिफिशियल ओनरशिप शामिल कर लें इस डायरेक्टर की, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सब्सटेंशियल शेयर होल्डर की। लास्ट पॉइंट में आते देखें सिर्फ डायरेक्टर की बात नहीं की, लास्ट पॉइंट में वो डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सब्सटेंशियल शेयर होल्डर तीनों को उसने शामिल कर दिया और प्रोपोर्शनल शेयर होल्डिंग की बात कर रहा है। क्लियर है? किसी चीज में कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस हो आपका उन वोटिंग पावर पे, उन सिक्योरिटीज के ऊपर। जी मैं लास्ट वन को रिपीट करता हूँ। मेरा ख्याल है कि इसको अगर हम देख लें प्रैक्टिकली, मैं आपके सामने अगर कर लूँ
तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। जी, फर्स्ट 3 पॉइंट सिर्फ डायरेक्टर के लिए हैं। अच्छा जी, लास्ट जो पॉइंट आपने भी पूछा है, वो कहता है जनाब ये है लिस्टेड कंपनी जिसके अंदर शेयर्स की बात हो रही है, जिसकी बेनिफिशियल ओनरशिप देनी है इस डायरेक्टर साहब ने। पता चला कि इन तीनों में से कोई भी डायरेक्टर है, आपका ऑफिसर है, या सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है, वो जनाब कोई भी मिस्टर एक्स, हम कह लें, खान साहब ने बड़ा मशहूर कर दिया मिस्टर एक्स वाई को, ये शेयर होल्डिंग रखते हैं जनाब कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। मिस्टर एक्स की जनाब शेयर होल्डिंग है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, हम कहते हैं जनाब लेट्स अज्यूम 25% ये होल्ड कर रहे हैं। ये जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, इसने आगे इस लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं, और लेट्स अज्यूम हम कहते हैं जी इस प्राइवेट कंपनी के पास 35% शेयर हैं इस लिस्टेड कंपनी के। अब बात हो रही है इस मिस्टर एक्स साहब की कि इन्होंने अपनी बेनिफिशियल ओनरशिप में जो शेयर शामिल करने हैं वो कौन कौन से होंगे। वो कहते हैं ये मिस्टर एक्स साहब अगर किसी प्राइवेट कंपनी के मेंबर हैं, जैसे कि यहाँ पे उसने कहा है कि 25% शेयर होल्डिंग एबीसी की है, और उस प्राइवेट कंपनी ने आगे इस लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्ड किए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 35% उसने होल्ड किए हैं, तो ये शेयर उसकी बेनिफिशियल ओनरशिप में शामिल होंगे। लेकिन अब आप खुद सोचें, क्या ये सारे के सारे 35% शेयर मिस्टर एक्स की बेनिफिशियल ओनरशिप में जाएंगे, या प्रोपोर्शनेट जाएंगे? और प्रोपोर्शनेट जाएंगे तो कितने परसेंट जाएंगे? क्या ख्याल है, फॉलो कर रहे हैं बात को? एग्जैक्टली exactly. हम कहते हैं जब साथ हम नंबर भी लिख लेते हैं, एग्जैक्टली 25% ऑफ दैट 35% की, यहाँ पे इसने कहा जनाब नंबर यहाँ पे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि 1 लाख शेयर हैं कंपनी के टोटल, उस 1 लाख में से 35% एबीसी लिमिटेड के पास है। 35,000 शेयर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड होल्ड कर रही है इस लिस्टेड कंपनी के। उस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में 25% शेयर होल्ड कर रहे हैं जनाब मिस्टर एक्स साहब। अब ये मिस्टर एक्स ने अपनी स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप सबमिट करवानी है, तो वो कहता है कितने शेयर होंगे। अगर मिस्टर एक्स डायरेक्टली कोई होल्ड कर रहे हैं इस लिस्टेड कंपनी के, वो तो लेने ही लेने हैं उसने। अगर कोई इस प्राइवेट कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, तो उस प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है वो प्रोपोर्शनेट इसमें लेनी है। और अब कितनी ली जाएगी? इस 35 का 25%, 8750 इतने शेयर बनते हैं जो मिस्टर एक्स साहब अपनी बेनिफिशियल ओनरशिप के अंदर शामिल करेंगे। जी मरियम, क्लियर हुआ है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें? अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहा है जनाब सब्सटेंशियल शेयर होल्डर अगर कोई नॉन नेचुरल पर्सन है, डायरेक्टर आपका नॉन नेचुरल नहीं हो सकता, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका नॉन नेचुरल नहीं हो सकता, सिर्फ सब्सटेंशियल शेयर होल्डर के केस में नॉन नेचुरल हो सकता है इन तीनों में से, तो उसने कहा वही सिक्योरिटीज बेनिफिशियरी और समझी जाएंगी जो इसके अपने नाम पे मौजूद है, जो अपने नाम पे इन्होंने रखी हुई है, अगर कोई नॉन नेचुरल पर्सन है। लुकमान, मैं अभी इस टॉपिक के बाद उस पर आने वाला हूँ। वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस भी करना है, लेकिन उससे पहले मैं तमाम लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप वो क्वेश्चन खुद बैठ के करें, इसीलिए मैं इतनी डिटेल में ये सब सेक्शन 5 पढ़ा रहा हूँ। आप वो क्वेश्चन देखें, अभी मुझे ये कंप्लीट करने दें, उसके बाद मैं उस पर आता हूँ, कुछ मैं इसमें चीजें बताऊंगा, फिर आप खुद कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, नासिर साहब, यहाँ पे वो बात ही उन शेयर्स की कर रहा है जो उसके अपने नाम पे है, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर के केस में। अगर नॉन नेचुरल है, नेचुरल के केस में आपने ऊपर लेनी थी प्रोपोर्शनल शेयर होल्डिंग, नॉन नेचुरल के केस में वो कहता है जो आपके अपने नाम पे मौजूद है सिर्फ वही शेयर आपने लेने। अच्छा जी, अब आगे वो अपना क्लैरिकल किस्म की बात आ गई सेक्शन 102 में। वो कहता है लिस्टेड कंपनी ने एक रजिस्टर अपने पास रखना है, सेक्शन 101 की जो ऊपर उसने बताई है स्पेसिफिकेशंस, उसके मुताबिक जो डायरेक्टर या तीनों में से कोई बंदा आपको बताएगा अपनी बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में। जैसे ही कंपनी के पास कोई नोटिफिकेशन आता है, कंपनी उसने रजिस्टर कंपनी ने रखा हुआ है, उस कंपनी में उस रजिस्टर के अंदर उन्होंने वो स्पेसिफिकेशंस लिख देनी है, वो सारी चीजें उन्होंने मेंशन कर देनी है, जो बता रहा है कि कितने परसेंट का शेयर होल्डर है वो, बेनिफिशियल ओनरशिप कितनी है, डेट क्या है, प्राइस क्या है, वो तमाम चीजें उन्होंने उस रजिस्टर के अंदर लिख लेनी है। कंपनी के पास जब इंफॉर्मेशन आएगी, अब कंपनी ने आगे इंटीमेशन देनी है, किसको? वो कहते हैं कंपनी शेल नोटिफाई टू द कमीशन। कंपनी कमीशन को बताएगी विद इन 7 days ऑफ द रिसीट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जिसमें डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, शेयर होल्डर का नाम होगा, उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या एक्विजिशन बेनिफिशियल ओनरशिप होगी, और शेयर्स कितने हैं, जितने भी मतलब वो नोटिफाई कर रहा है, कंपनी आगे कमीशन को भी इंटीमेट करेगी। अब नोटिफिकेशन कमीशन को ऑफ डायरेक्टर एंड अदर इंटरेस्ट का, वो कहते हैं हर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर जो है ये जी स्टॉक एक्सचेंज पे जो जाता है उसकी भी हम बात करेंगे। अपना जो पीएसएक्स रूल बुक है उसके मुताबिक वहां पे एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट उसकी आती है। नासिर साहब, ये अभी स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियल, अभी बेनिफिशियल ओनरशिप की बात हो रही है कि उसकी कितनी शेयर होल्डिंग है। वो जो स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है वो बताते होते हैं इतने परसेंट उन्होंने बेचे, इतने परसेंट खरीदे हैं। बेनिफिशियल ओनरशिप वाला नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होता कि कितने परसेंट का वो ओनर रह गया या चेंज आ गया उसके अंदर, वो हम पीएसएक्स रूल बुक के अंदर जाके पढ़ेंगे।
अच्छा जी, वो कहते हैं ये तीनों लोग जो हमने ऊपर आपको बताए हैं, ये कमीशन को भी जैसे ही उन्होंने इन्फॉर्मेशन कंपनी को देनी है, कमीशन को भी इन्होंने बतानी है। एक स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप देनी है कंपनी की लिस्टेड सिक्योरिटीज के अंदर ऑफ द कंपनी, आर एनी अदर नेचर ऑफ सिक्योरिटीज जो वो बता दे इक्विटी सिक्योरिटीज के साथ। फिर वो कहता है अगर कोई चेंज आया है इस इंटरेस्ट के अंदर जो बेनिफिशियल ओनरशिप ऊपर है उसके बारे में बताना है, या चेंज इन पोजीशन, डायरेक्टर की पोजीशन चेंज हुई है या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन चेंज हुई है, उसके बारे में उसने इन्फॉर्म करना है कमीशन को। जिस तरह उसने कंपनी को इन्फॉर्म किया था बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में, कमीशन को इन्फॉर्म करने के बारे में बात कर रहा है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी 7 डेज की बात कर रहा है कि जब आपकी ये अराइज हुई है रिक्वायरमेंट उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपने इन्फॉर्म करना है। आगे इक्विटी सिक्योरिटीज को वो अपना बता रहा है कि इक्विटी सिक्योरिटीज का मतलब क्या है। एक तो वो डायरेक्ट आपके शेयर जो आपके पास हो, जो आपको वोटिंग पावर दे रहे हैं। दूसरा ट्रांसफरेबल शेयर भी उसने शामिल किए हैं कि कोई भी आपकी कन्वर्टेबल जो सिक्योरिटीज हैं विद या विदाउट कंसिडरेशन जो सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो जाए जो आपको वोटिंग की पावर दें, तो उसको हम इक्विटी सिक्योरिटी कहेंगे जनाब। अब आते हैं 104 पे। 104 आपको एक डिफरेंट कहानी सुनाता है, और डिफरेंट कहानी है इसी बारे में। वो क्या कहता है? कहता है एक तो मैंने आपको बताया कि आपने बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में बताना है। दूसरा वो कहता है मैंने आपको ऊपर बात की थी कि आपका कुछ चेंज आएगा तो उसके बारे में बताना है। उस चेंज के साथ आपने अगर कोई गेन कमाया तो वो भी बताना है, और गेन के साथ उसने सिर्फ गेन की बात नहीं की थी, उसने कहा था गेन अंडर सेक्शन 104, जो सेक्शन 104 में मैंने गेन आपको बताना है वो आपने इंटीमेट करना है। और 104 क्या बताता है वहां पे देखे बगैर अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं, वो कहता है भाईजान शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है आपने। शॉर्ट सेलिंग में मतलब, शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर अगर उसने सेल परचेज की या परचेज एंड सेल की, उसके ऊपर अगर कोई गेन उसने कमाया तो ये गेन उसको नोटिफाई करना पड़ेगा इसी डिटेल के साथ जो डिटेल वो बता रहा होगा अपनी चेंज ऑफ ओनरशिप की। विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर अगर उसने कोई गेन कमाया तो उसको ये नोटिफाई करना पड़ेगा कि मैंने इतना गेन कमाया। और वो गेन सिर्फ सेल करके नहीं है, आपने परचेज किए थे सस्ते और महंगे बेच दिए तो भी गेन है आपका। आपने महंगे बेच दिए थे अब सस्ते परचेज किए हैं विद इन 6 मंथ, तो इसको भी वो गेन कंसीडर करता है। सेल और परचेज या परचेज एंड सेल दोनों, ये मतलब टू वे ट्रैफिक की बात कर रहा है, सिंगल ट्रैफिक नहीं। हम अमूमन गेन समझते होते हैं कि खरीदा और बेच दिया तो गेन कमा लिया। अगर उसने बेच दिया था जो कि सस्ता था और अब खरीदा अपना महंगा था, और अब खरीदा है तो सस्ता खरीदा विद इन 6 मंथ, तो इसका मतलब है कि उसने गेन कमाया इसके ऊपर। ऑलरेडी उसके पास मौजूद थे, प्राइस ऊपर गई उसने बेच दिए, फिर प्राइस नीचे आई उसने खरीद लिए, तो ये गेन उसने कमाया। जी 102 एंड 103 की बात कर रहे हैं। नहीं, 6 मंथ के बाद वाले का नहीं बताना, वो शॉर्ट सेलिंग नहीं है। जी नासिर साहब, ये जो है ना यहाँ पे वो कह रहा है रजिस्टर्ड कंपनी ने मेंटेन करना और कंपनी ने इंटीमेट करना है कमीशन को। यहाँ पे वो डायरेक्टर ऑफिसर की बात कर रहा है कि उन्होंने कमीशन को एक स्टेटमेंट सबमिट करवानी है बेनिफिशियल ओनरशिप। ये रिक्वायरमेंट 103 की उस रेलेवेंट ऑफिसर, डायरेक्टर या सब्सटेंशियल शेयर होल्डर के ऊपर है। जी कमीशन को भी बताना है आपने, कमीशन को स्टेटमेंट पूरी सबमिट करवानी, स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। अच्छा जी, तो 104 के अंदर उसने आके बताया है कि जब भी ये ट्रेडिंग करेंगे, और वो ट्रेडिंग होगी विद इन 6 मंथ के अंदर, कि अगर कोई शेयर जनवरी में खरीदा था और जून तक उसने बेच दिया, जो उसने गेन कमाया वो गेन उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। अगर उसने फरवरी के अंदर सेल कर दिया था, अगले 6 महीने के अंदर वापस खरीद लिया और सस्ते पे खरीद लिया, तो हम इसको गेन कंसिडर करेंगे और गेन उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो है कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन के ऊपर भी आईकैप ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं उसका रेफरेंस दूंगा, अभी मेरे सामने वो लिखा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। आईकैप का बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है इस गेम के ऊपर। आपने वो क्वेश्चन देख लिया, मसला खत्म हो जाएगा गेम की कैलकुलेशन का। अच्छा जी, गेम पे एक तो रिक्वायरमेंट उसने कहा था आपने रिपोर्ट करना है, बताना है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? वो कहता है ये गेन जो आप कमा रहे हैं ना शॉर्ट सेलिंग के जरिए, ये गेन हम आपको नहीं रखने देंगे। ये पैसे आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे कमीशन को, ये गेन आपको टेंडर करना पड़ेगा, ये फेडरल गवर्नमेंट के फंड के अंदर पैसे चले जाएंगे। मतलब उन्होंने डिस्करेज किया है कि ये तीनों लोग कंपनी में, ऑब्वियसली इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर भी, डायरेक्टर भी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी, ये लोग शॉर्ट सेलिंग के अंदर शामिल नहीं होंगे। शॉर्ट सेलिंग अमूमन लोग करते होते हैं जब उनको ऑब्वियसली इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी बेस पे वो कहते हैं अभी बेच दें, फिर खरीद लें, या अभी खरीद लें, प्राइस ऊपर जानी है हमारी, ये डिसीजन आने वाले हैं। तो इस तरह की चीजों पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने शामिल किया है। वो कहते हैं जहां पे इन्होंने गेन कमाया है जो 104 में ऊपर बताया है, तो ये डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर साहब हैं, ये अमाउंट जो इस गेन की है ये कमीशन को भेज देंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। जब ये गेन इन्होंने कमाया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने ये अमाउंट कमीशन को भेज देनी है, और कमीशन इस अमाउंट को आगे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, फेडरल गवर्नमेंट का एक फंड है उसके अंदर उसको भेज देगा। इस गेन के ऊपर आपका कोई हक नहीं है। अगर वो कहता है सेक्शन 105 में जो 6 महीने आपको बताए हैं इतने टाइम के अंदर कोई बंदा ये अमाउंट नहीं भेजता, तो कमीशन उसको ऑर्डर इशू कर सकता है, इन राइटिंग ऑर्डर भेज देगा, कर देगा कि आपने गेन कमाया है, हमारे नॉलेज में है, आपने वो गेन हमें रिपोर्ट भी किया था, जो ऊपर नोटिफिकेशन आपने हमें बताया था स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप के अंदर, लेकिन वो पैसे आपने अभी तक हमें सबमिट नहीं करवाए, तो वो पैसे आप हमें सबमिट करवा दें, नहीं तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अब वो नताइज क्या हो सकते हैं वो आगे आगे बता रहा है कि एक तो आप अगर खिलाफ वर्जी करेंगे, कॉन्ट्रावेंशन करेंगे इन सेक्शन की, उसकी सजा उसने बताई है कि 500,000 रुपीज आपको फाइन होगा इकट्ठा, और उसके बाद 1,000 पर डे आपको फाइन होता जाएगा जितने दिन आपकी ये डिले होता जाएगा। और ये सजा आपको बता रहा है वो, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप नहीं जमा करवा रहे उस केस में भी, अगर कोई चेंज आया वो नहीं जमा करवा रहे उस केस में भी, कोई गेन कमाया रिपोर्ट नहीं कर रहे उस केस में भी, और अगर कमीशन ने आपको कह दिया है कि गेन आपके पास आ गया है आप नहीं सबमिट करवा रहे, या ऊपर जो फाइन बताया गया है वो आप पे नहीं कर रहे, तो उस केस में बड़ी हैवी किस्म की पेनल्टी होती है, और वो सब सेक्शन 3 में आगे बता रहा है। वो
कहता है जो बंदा जानबूझ के कंप्लायंस ना करे कमीशन की तरफ से दी गई डायरेक्शंस की, तो इसका मतलब है कि वो कोई ऑफेंस कर रहा है और वो लायबल है पेनल्टी पे करने का। वो कितनी हो सकती है? 5 मिलियन रुपीज तक की भी हो सकती है, या 3 times ऑफ दैट टेंडरेबल गेन विच एवर इज हायर। उतने पैसे कमाए नहीं होंगे जितने आपको पे करने पड़ जाएंगे। कि आप गेन कमाया, आप नहीं 6 महीने में दे रहे, तो आपको फाइन हो जाएगा 50 मिलियन रुपीज, 5 मिलियन रुपीज, या 3 times ऑफ दैट गेन विच एवर इज हायर। दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट होगी उतने आपको पे करने पड़ेंगे। तो आपको आइडिया हो गया कि इतनी सख्त किस्म की सजा इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, आगे वो बता रहा है कि हर जो लिस्टेड कंपनी है साल में एक दफा उसने एक रिटर्न बनानी है, एक फॉर्म फिल करना और कमीशन को बताना है। ये जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है अपना इन डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सब्सटेंशियल शेयर होल्डर की, वो कहते हैं विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम इन्होंने सबमिट करवानी होती है। अगर एजीएम नहीं हो रही तो कैलेंडर ईयर के 45 days के अंदर ये सबमिट करवा दें। क्लियर है जी? इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक आपको ऊपर जो शेयर होल्डिंग की बात की थी, सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग में कौन सी शामिल होगी, दूसरे नंबर पे जो गेन है उसको उसने कहा था। अब हम आते हैं, बजाय इसके कि मैं आपको इसकी बेतहाशा प्रैक्टिस दूं, आप ये कर लें, आप वो कर लें, एक क्वेश्चन आईकैप ने इसका पूछा है विंटर 21 में, और इतना खूबसूरत सवाल आईकैप ने पूछ लिया है। माजरत के साथ जो लोग उस टाइम में अपीयर हुए थे उनको वो खूबसूरत नहीं लगता, उस क्वेश्चन ने उनको वहां पे एग्जाम हॉल में घुमा दिया था। लेकिन हमें प्रैक्टिस के लिए इतना खूबसूरत क्वेश्चन आईकैप ने दे दिया, और देख के लगता है कि बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने वो क्वेश्चन बनाया था। लेकिन जब बंदा क्वेश्चन देख भी लेता और कहता है यार इतना बारीक पॉइंट उसने वहां से उठा लिया। तो विंटर 21 का अगर मैं आपके सामने ओपन करूं, अच्छा जी, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये आईकैप का पेपर है आपका विंटर 21 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी प्योर एग्जांपल दिखाऊं। हम पहली दफा पेपर यहाँ पे ओपन करके बैठे हैं। उसने कहा इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट 2015 डिस्कस द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ, जो भी बंदा उसने बताया है, आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन मेड इन द शेयर्स ऑफ जीसीएल सिंस फला फला डेट। सबसे पहले जब भी आपने जाना है, जो जो आपके 15 मिनट्स होते हैं उसमें आप क्वेश्चन जब पढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है आपने क्वेश्चन की, फिर आपने क्वेश्चन की तरफ जाना है। जब रिक्वायरमेंट आपको पता होती है ना, तो आपका माइंड क्वेश्चन पढ़ते हुए फिर उसी तरह चल रहा होता है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट देखे बगैर क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, किस लॉ के तहत मैंने इसका आंसर करना है। क्योंकि लॉ के अंदर ये मसला आता है कि कुछ सिनेरियो जो दिए जाते हैं वो डिफरेंट लॉ के तहत उसके आंसर बन रहे होते हैं। तो रिक्वायरमेंट देख लें, अगर रिक्वायरमेंट में उसने स्पेसिफाई कर दिया है तो आपके लिए आसानी है, फिर उसी के तहत आपने सोचना है। तो आदत बना लें, जब भी क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है। अच्छा जी, सबसे मजे की चीज इसमें आप देखें, 18 मार्क्स का क्वेश्चन उसने पूछा है, 18 नंबर का सवाल उसने पूछा है। बड़ा हैवी क्वेश्चन होता है कि 18 नंबर का क्वेश्चन अगर आप गए करने या आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर में छोड़ दिया तो आप 82 पे आ गए, और पासिंग की जो आपके चांसेस है ना वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने कोई बहुत कम्प्लेक्स सिनेरियो नहीं है, सिंपल सा बताया है कि एक बंदा है, उसने लिस्टेड कंपनी के उसने टोटल शेयर्स बताए हैं, उसमें वो शेयर्स एक्वायर कर रहा है। उसने बताया है कि किस क्लास के शेयर्स उसके पास कितने हैं, किस किस डेट पे उसने एक्वायर किए थे, फिर उनकी कोई सेल के बारे में बता रहा है। फिर उसने जो उसकी बेनिफिशियल ओनरशिप है उसको भी थोड़ा सा घुमाया है उसने, कि बेनिफिशियल ओनरशिप में कौन कौन से शेयर्स आ सकते हैं, ये आपने वहां पे फैसला करना है। फिर सेल परचेज की डेट्स उसने बता के गेन वाली चीज को भी यहाँ पे घुमाया है, और एंड पे जाके जनरली उसने पूछ लिया है मुझे बताएं हर ट्रांजेक्शन के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो कुछ लोग आप में से इसी क्वेश्चन का अभी डिस्कस कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि लुकमान थे या कौन से स्टूडेंट थे जो भी डिस्कस कर रहे थे। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो आज हमने पढ़ा है ये सारी चीजें आप पढ़ें, सारे सेक्शन अच्छे तरीके से जिस तरह मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं आपने पढ़ना है इनको, और ये क्वेश्चन आपने करना है, और क्वेश्चन करते हुए अपने सामने रख लेना है 101 से 107 को। ठीक है जी? मतलब ओपन बुक का जितना आप ले सकते हैं वहां से हेल्प लेनी है, और देखना है कि आप किस हद तक इसको सॉल्व कर पाते हैं। सॉल्व करने के बाद आपने सोल्यूशन पे जाना है, सोल्यूशन हरगिज नहीं देखना। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लें और इस 18 में से 55-60% मार्क्स भी आप ले लेते हैं तो मैं समझूंगा आप बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो ये जो हमने पढ़ा है 101 से 107, ये आपका मैं कहूंगा 110% रेडी है, कोई और क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी? तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, करने के बाद हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ये उन क्वेश्चन में से एक है जिसको क्लास में डिस्कशन करनी है हमें। तो आप कल आज कर लें तो कल हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज पूरा वीक है, नेक्स्ट मंडे को जब हम बैठेंगे फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 विंटर 21 का क्वेश्चन नंबर 1 तमाम लोग नोट कर लें, ये क्वेश्चन आपने करना है ये सिक्योरिटीज एक्ट के ये सेक्शन पढ़ने के बाद। अच्छा जी, तो एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, ये मैंने कहा था सिक्योरिटीज एक्ट का एक पोर्शन हमने कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट हुआ। अब हमने जाना है एक डिफरेंट हमारा टॉपिक है उसकी तरफ। अच्छा जी, लास्ट वीक में हम कंपनीज एक्ट जब पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि हमने कुछ सेक्शन स्किप किए थे, जिसमें से एक सेक्शन 208 भी था आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में, याद है ना?
तो आज हमने पढ़ना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, और इससे रेलिवेंट आपके सिलेबस के अंदर कुछ रेगुलेशंस भी उसमें शामिल की है रिलेटेड पार्टीज की। तो दोनों को मिला के हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि ये स्टार्ट करने से पहले 5-7 मिनट का हम ब्रेक ले लें, फिर एक ही गो में इंशाल्लाह इसको खत्म करते हैं जी। तो एक ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं दोबारा।
जी जनाब, अवेलेबल है तमाम लोग। अच्छा जी। रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस, अभी तक हमने रिपोर्टिंग में पढ़ा था, वहां पे मेरा ख्याल है कोई IS-24 होता था शायद, अगर मुझे सही तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, कोई रिलेटेड पार्टी के बारे में हम पढ़ते होते थे। तो लॉ में भी उसने रिलेटेड पार्टी की बात कर दी है कि रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शंस आपने करनी है, उसका कुछ क्राइटेरिया उसने बताया है कि क्या क्राइटेरिया होगा। कुछ क्राइटेरिया को, उन ट्रांजैक्शंस को, इन तमाम चीजों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिलेटेड पार्टी है कौन कौन सी पार्टीज होंगी जिनको हम रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन में लेके आएंगे। तो वो नीचे जाके उसने हमें बताया है सब सेक्शन 3 के अंदर, सी पार्ट के अंदर। वो कहता है रिलेटेड पार्टी की जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना आपको, इस रिलेटेड पार्टी के अंदर ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो लोग शामिल होंगे, जो कंपनी की रिलेटेड पार्टीज होंगी। एक तो डायरेक्टर है और उसका रिलेटिव है, ये दोनों कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी है जनाब। की मैनेजमेंट पर्सनल, जो की मैनेजमेंट पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं वो, और उनके रिलेटिव्स, ये भी आपके लिए रिलेटेड पार्टी है। अब यहाँ पे उसने की मैनेजमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन है की मैनेजमेंट। हम उम्मन कहते हैं कि ये जो आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ मैनेजमेंट होती है उसको हम कहते हैं ये की मैनेजमेंट है सारे हमारे। तीसरे नंबर पे वो कहता है कोई भी फर्म जिसके अंदर ये डायरेक्टर या ऊपर जो की मैनेजमेंट वाला बंदा हमने कहा है वो मैनेजर या उसका कोई रिलेटिव पार्टनर है, वो पार्टनरशिप फर्म भी आपकी रिलेटेड पार्टी बन गई है। अब स्टेप बाय स्टेप कम्प्लेक्स होता जा रहा है कि एक तो जनाब आपका डायरेक्टर था, उसका कोई रिश्तेदार वो भी रिलेटेड पार्टी, की मैनेजमेंट वाला बंदा उसका कोई रिश्तेदार वो भी रिलेटेड पार्टी। फिर वो कहता है कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर आपका ये डायरेक्टर या उसका रिश्तेदार या मैनेजर या उसका कोई रिश्तेदार पार्टनर है, तो ये भी आपकी रिलेटेड पार्टी होगी। फिर वो कहता है कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर ये डायरेक्टर या मैनेजर मेंबर है या डायरेक्टर है, यहाँ पे रिलेटिव को शामिल नहीं किया उसने, यहाँ पे डायरेक्टर और मैनेजर की डायरेक्ट बात की है कि ये मेंबर है या डायरेक्टर है, वो प्राइवेट कंपनी भी आपके लिए रिलेटेड पार्टी होगी। पर प्राइवेट से हटा तो पब्लिक पे आ गया, वो कहता है पब्लिक कंपनी जिसके अंदर ये डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर है या अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके उसके पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर इसका इनका कोई शेयर है, मतलब शेयर होल्डर भी है उसके, तो ये पब्लिक कंपनी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। ये हमारा डायरेक्टर या मैनेजर, उनके अगर शेयर होल्डर हैं तो ये कंपनी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी बन जाएगी जनाब। फिर वो कहते हैं आगे जेनेरिक बातें आने लगी हैं, दो बड़े बड़े जेनेरिक पॉइंट है जिसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। वो कहता है कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट की जो टर्म है ये कंपनी से बड़ी होती है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर फॉरेन कंपनीज भी आ जाती हैं विच आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट जो पाकिस्तान का है। तो बॉडी कॉर्पोरेट की टर्म जहां पे आएगी ये आपकी बड़ी होगी एज कम्पेयर टू कंपनी। तो कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजर, वो कहते हैं इज कस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ डायरेक्टर और मैनेजर। ये समझा जाए उनकी ये रूटीन है कि वो हमारे इस डायरेक्टर या मैनेजर की एडवाइस के ऊपर काम करते हैं। कोई भी ऐसी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजर हमारे डायरेक्टर या मैनेजर के कहने पे चलता है, इनकी एडवाइस के ऊपर वो चल रहे हैं, तो वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी होगी। मतलब इंतहाई जेनेरिक पॉइंट है ये, इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। तो जेनेरिक पॉइंट जहां पे आता होता है खतरनाक भी होता है और अयाशी भी हमारी लग जाती है कि उसमें आई कैप जेनेरिक पॉइंट्स के अंदर जाके टेस्टिंग स्पेसिफिक नहीं कर सकता। दूसरा, इसी पॉइंट को उसने उल्टा कर दिया। वो कहता है जनाब कोई भी बंदा जिसकी एडवाइस पे हमारी ये जो डायरेक्टर या मैनेजर है ये काम कर रहे हैं, और ये अज्यूम किया जाए कि उसी की एडवाइस पे चलते हैं और उसी की एडवाइस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो एडवाइस की उसने बात की है, इस एडवाइस में वो कहता है वो एडवाइस या डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन जो प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर आप ले रहे हो उससे वो शामिल नहीं है। प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर कोई मशवरा आपको दे तो उसमें शामिल नहीं है। जैसे कि आप बिजनेस एडवाइजरी किसी से लेते हैं और वो बंदा अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइजरी देता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको एडवाइजरी की सर्विसेज दे रहा है, तो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर देगा। उसको हमने यहाँ पे शामिल नहीं करना, उस एडवाइस की वजह से हमने रिलेटेड पार्टी नहीं बना देना। वो तो हमने जिस तरह सर्विसेज आप लेते हैं लोगों से, इसी तरह की सर्विसेज आप उससे ले रहे हैं। अच्छा जी, आगे सबसे आसान, वो कहता है हर वो कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी है या एसोसिएटेड कंपनी है, मतलब हमारी होल्डिंग कंपनी, हमारी सब्सिडरी कंपनी और हमारी एसोसिएटेड कंपनी, ये तमाम की तमाम हमारी रिलेटेड पार्टी है। अगला पॉइंट वो फेलो सब्सिडरी की बात करता है। वो कहता है कोई भी सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी जिसकी आप सब्सिडरी है, यानी कि ये कंपनी है इसके ऊपर एक पेरेंट कंपनी बैठी हुई है, हमारी पेरेंट कंपनी हमारे लिए रिलेटेड है। इस पेरेंट की अगर कोई और सब्सिडरी है जिसको हम फेलो सब्सिडरी की टर्म जिसके लिए यूज करते हैं, वो भी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी होगी। इसकी बात यहाँ पे ना भी करता तो जब हमने एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़नी है जाके, तो उसमें पता चलता है कि ये जो एसोसिएटेड कंपनी होती है उसके अंदर आपकी फेलो सब्सिडरी भी शामिल होती है। आपकी पेरेंट की कोई और सब्सिडरी हो जिसको फेलो सब्सिडरी कहते हैं, वो भी एसोसिएटेड में होती है, तो एसोसिएटेड को उसने वैसे ही हमारी रिलेटेड पार्टी के अंदर शामिल कर दिया। और हमेशा की तरह एंड पे आके वो कहता है एनी अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड, यानी कि इसके अलावा भी कोई बंदा जिसको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कमीशन की तरफ से, वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी होगी। और जब ऊपर उसने रिलेटिव की बात की है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फर्ज हो गया कि रिलेटिव का भी साथ बताए, और रिलेटिव का उसने यहाँ पे आपको बता दिया कि रिलेटिव के अंदर स्पाउस है जी, आपके बहन भाई भी शामिल है, असेंडेंट्स डिसेंडेंट्स तमाम ये लोग आपके शामिल हैं अपना इस रिलेटिव की डेफिनेशन में जो इस सेक्शन के अंदर हम यूज कर रहे हैं। जी भाई साहब, यहाँ तक कोई परेशानी? तो ये रिलेटेड पार्टी एक लिस्ट आपको उन्होंने बताई है, वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, ये आपको पता हो। रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन वो थोड़ा सा मिक्स करके कहीं पे पूछ लेता होता है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बताएं, तो आपने रिलेटेड पार्टी भी देखना कि अगर रिलेटेड पार्टी भी कंपनी बन रही हो तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी आपने बतानी है। हमें रिलेटेड पार्टी का पता चल गया कि कौन सी होती है पार्टी, अब उसकी रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। वो कहते हैं कंपनी अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो करें, हम रोकते नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है?
ये ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी कौन सी? वो कहते हैं इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। एक पॉलिसी बनेगी और उस पॉलिसी को अप्रूव किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। क्लियर है? उस पॉलिसी के तहत फिर आप ट्रांजैक्शन करेंगे। और किन ट्रांजैक्शन की बात हो रही है उसकी लिस्ट वो आपको आगे बता रहा है। वो कहता है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड। अभी हम जाके देखते हैं एज मे बी स्पेसिफाइड को उसने शामिल किया है हमारे सिलेबस के अंदर। विद रिस्पेक्ट टू यानी कि कौन सी ट्रांजैक्शन, कोई सेल परचेज या सप्लाई ऑफ गुड या मटेरियल की आप बात कर रहे हैं। वो कहता है ये भी ट्रांजैक्शन है जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में हमने देखनी है। कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज आपने करनी है, अपनी देनी है उनको या उनसे लेनी है प्रॉपर्टी, तो आपकी इन ट्रांजैक्शन के अंदर कवर होगी। कोई लीज पे लेनी है प्रॉपर्टी आपने लेनी है या उनको प्रॉपर्टी आपने लीज पे देनी है, वो भी इन ट्रांजैक्शन में कवर होगी। कोई सर्विसेज आप ले रहे हैं या दे रहे हैं, वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर शामिल होगी। मतलब इस तरह की जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे सेल अपना सर्विसेज की, उसके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं अपॉइंट कर रहे हैं आप एजेंट के तौर पे फॉर परचेज या सेल ऑफ गुड्स, दोनों में से कोई एक दूसरे को कर रहा है सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए, मटेरियल की सप्लाई के लिए, अगर एजेंट के तौर पे अपॉइंट कर रहे हैं तो भी ये ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में शामिल हो गया। फिर वो कहते हैं द अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रिलेटेड पार्टी को आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे अपॉइंट कर रहे हैं अपनी कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में या एसोसिएटेड कंपनी के अंदर, तो ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी। उसके लिए भी बोर्ड की पॉलिसी आपको चाहिए होगी। अब ये अपॉइंटमेंट कैसे होती है रिलेटेड पार्टी की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे? उसके लिए जो हम अभी पढ़ के आए ना कि डायरेक्टर या उसका कोई रिलेटिव, आप डायरेक्टर को या उसके किसी रिश्तेदार को कंपनी में किसी किस्म का कोई डेजिग्नेशन दे रहे हैं जिससे उसको पैसे मिलने हैं, कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड कर रहा है। आगे उसने एक बात की है जो हम एक से ज्यादा जगह पे पहले पढ़ के आए थे। उसने कहा जी मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अगर इंटरेस्टेड है इनमें से किसी ट्रांजैक्शन में जो ऊपर बताई गई है, तो ये मैटर आपने जनरल मीटिंग में रख देना है, स्पेशल रेजोल्यूशन के तौर पे अपने मेंबर से अप्रूव करवाएंगे जाके। क्यों? क्योंकि इनिशियल रिक्वायरमेंट किस चीज की आई है? रिलेटेड पार्टीज के अंदर पॉलिसी बनेगी बोर्ड की तरफ से, ये बोर्ड की पावर है रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर ज्यादा डायरेक्टर्स आपके इन्वॉल्व है तो फिर बोर्ड का पूरे के पूरे बोर्ड का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो हम कहते होते हैं जहां पे आपके मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाए वहां पे आप फिर मेंबर्स के पास सिनेरियो सारा लेके आते होते हैं, मेंबर्स में देखना होता है वो मामला आके। क्लियर है जी? अच्छा, अब अगली बात, सारी कहानी सुनाने के बाद अगली सबसे मजे की बात वो क्या करता है? वो कहता है इस सब पूरे सब सेक्शन में जो हमने बात पढ़ी है ना, ये उन ट्रांजैक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होगी जो कंपनी अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आर्म लेंथ बेसिस पे कर रही हो। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो आर्म लेंथ पे हो, आपको कोई मसला नहीं है, आप अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ करें। लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन नहीं है, ये जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है बेचनी है, अगर कंपनी का प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम नहीं है तो इसका मतलब है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, आपकी वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है या खरीदनी है या बेचनी है, और वो आर्म्स लेंथ पे भी नहीं हो रही है आपकी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ, तो फिर आप बोर्ड की पॉलिसी के साथ जाके देखेंगे कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और है भी आर्म्स लेंथ पे तो फिर आपको जरूरत नहीं है। लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं लेकिन अगर वो आर्म्स लेंथ पे नहीं है तो फिर उसके लिए भी आपको पॉलिसी की तरफ जाना पड़ेगा कि बोर्ड ने क्या पॉलिसी बनाई है। फॉलो की है जी बात आपने कि कंपनी का है तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये जो ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं, लेकिन आर्म्स लेंथ पे नहीं है। आर्म्स लेंथ क्या होती है? हम अगर यही चीज किसी सिर्फ लॉ के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो उनके लिए बहुत सारी चीजें इसमें समझना मुश्किल हो। हम चूंकि अकाउंटेंट्स हैं तो हमने बहुत सारी इस तरह की टर्म्स अपनी अकाउंटिंग में पढ़ी होती हैं और समझी होती हैं, तो आर्म्स लेंथ हमारे लिए समझना ईजी मुश्किल नहीं होता एज कम्पेयर टू दोस्त जिनको ये पता ही नहीं होता अकाउंटिंग के बारे में। तो आर्म्स लेंथ को भी उन रेगुलेशन में जाके वैसे वो फॉर्मली भी डिफाइन कर रहा है, उसको भी हम आगे जाके देख लेते हैं। अल्लाह अल्लाह करके उसने सेक्शन 208 में आके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन कर दिया। वो कहता है जी ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की टर्म मैंने यूज किया ना, इसका क्या मतलब है? वो कहता है अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया जा रहा है डायरेक्टर की तरफ से, तो जो डायरेक्टर इसको होल्ड कर रहा है वो कंपनी से रिसीव कर रहा है कोई रेम्यूनरेशन ओवर एंड अबव द रेम्यूनरेशन जो उसको मिलनी थी फॉर बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वो सैलरी की शक्ल में, फीस कमीशन की शक्ल में, कोई पर्क्स उसको मिल जाते हैं या कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन ही उसको दे देते हैं आप। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आप कोई ऐसा बेनिफिट उसको दे रहे हैं जो बेनिफिट है इन एडिशन टू दैट बेनिफिट जो उसको फॉर बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मिल रहा है। और आपको पता है कि कंपनी का डायरेक्टर अगर कोई बंदा हो, अगर सिर्फ डायरेक्टर हो तो उसको क्या मिलता होता है कंपनी से? जी एनीवन? मीटिंग फी। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है मीटिंग फी के अलावा अगर डायरेक्टर को कोई चीज मिल रही है ये ऑफिस होल्ड करने की वजह से, तो फिर हम इस ऑफिस को क्या कहेंगे? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और वो जो बेनिफिट उसको मिल रहा है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसों की शक्ल में मिल रहा हो, आपको बेनिफिट उसको दे दें। आप रेंट फ्री अकोमोडेशन दे देते हैं, आप उसको घर ले देते हैं फ्री का, आप कहते हैं जी रेंट हम आपका पे करते आते हैं, आप उस घर में रहिए, कंपनी की अपनी प्रेमिसेस के अंदर मौजूद है, आपने अकोमोडेशन उसको दे दिया, तो हम इसको भी कहेंगे कि ये बेनिफिट है। और अगर ये कोई ऑफिस होल्ड करने की वजह से ये बेनिफिट उसको मिल रहा है, डायरेक्टर के अलावा कोई ओहदा उसने कंपनी में लिया है, तो हम कहेंगे कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन में कवर हो गया। क्लियर है जी? अच्छा, ये तो थी डायरेक्टर की बात। अब डायरेक्टर के अलावा अगर किसी ने ये होल्ड किया हुआ है तो वहां पर भी यही क्राइटेरिया है। वो कहते हैं अगर किसी इंडिविजुअल की तरफ से होल्ड किया जा रहा है ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, कोई फर्म है, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर उनको कंपनी से पैसे मिल रहे हैं बाय द वे ऑफ रेम्यूनरेशन, कोई फी, सैलरी, कमीशन, पर्क्स, बेनिफिट्स, यानी कि डायरेक्टर के अलावा को बंदा उसका कोई रिलेटिव ही हो गया, या कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी उसको आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उनको आप पैसे दे रहे हैं,
तो उसको हम कहेंगे ऑफिस का प्रॉफिट, जिसकी वजह से उनको किसी भी किस्म का कंपनी से बेनिफिट मिल रहा होगा। क्लियर है जी। आगे उसने कहा कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन क्या होगी। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन को कहता है एज में बी स्पेसिफाइड। हम अभी देखते हैं जाके आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में वो क्या ऐसी चीज स्पेसिफाई कर रहा है जो इसको आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन बनाती है। अच्छा जी, रिलेटिव हमने पढ़ लिया। फिर वो कहते हैं जनाब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट, अब रिक्वायरमेंट्स देखें थोड़ी सी स्कैटर्ड है, आपने हाईलाइट करते आना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स बता रहा है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी उसने कहा बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक आपने ये ट्रांजैक्शन करनी है। दूसरे नंबर पे वो आगे कह रहा है जनाब ये जो ट्रांजैक्शन आपने करनी है ना अंडर सेक्शन 208 इन रिलेटेड पार्टीज के साथ, ये आपने बोर्ड की जो रिपोर्ट है शेयर होल्डर्स के साथ, जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है उसके अंदर आपने मेंशन करना है इन ट्रांजैक्शंस को, जितनी भी रिलेटेड पार्टीज के साथ आप ट्रांजैक्शन करेंगे, और साथ उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है कि हमने रिलेटेड पार्टी के साथ ही क्यों ये ट्रांजैक्शन की है। फिर कहते हैं कमीशन स्पेसिफाई कर सकता है, जो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है आपने रिलेटेड पार्टीज के साथ, कमीशन देखते हैं कहाँ पे जाके वो स्पेसिफाई करता है। अच्छा, अब उसने रिक्वायरमेंट क्या बताई, उसने कहा जनाब आपने बोर्ड की पॉलिसी के तहत लेना है, ट्रांजैक्शन करनी है, और जहां पे आपके मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हो, फिर आपने मेंबर से आके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के ट्रांजैक्शन करनी है। अब जब कोई सेक्शन बताया तो उसकी कॉन्ट्रावेंशन के चांसेस भी हैं। वो कहते हैं अगर किसी डायरेक्टर ने कोई ट्रांजैक्शन की जो सेक्शन 208 की कॉन्ट्रावेंशन में जाती है, यानी कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द बोर्ड या विदाउट द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को हल करने का तरीका क्या है कि विद इन 90 डेज इसको बोर्ड की तरफ से या शेयर होल्डर्स की तरफ से रेटिफाई कर दिया जाए, कि इसको ट्रांजैक्शन होने के बाद भी मेंबर्स के सामने आप रख देंगे तो वो इसका अप्रूवल दे देंगे, या बोर्ड के सामने रख देंगे तो दे देंगे कि गलती से हो गई है, हमने अप्रूवल नहीं लिया था, अब इसको रेटिफाई कर दें। लेकिन विद इन 90 डेज फ्रॉम दैट ट्रांजैक्शन अगर ये रेटिफाई नहीं होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट जो किया गया होगा ये वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वॉइडेबल है। और तमाम वो लोग जिन्होंने ये ट्रांजैक्शन की है या जिन्होंने ऑथराइज की थी ये ट्रांजैक्शन, वो लोग कंपनी को इंडेमनीफाई करेंगे जो कंपनी को लॉस होता है इस ट्रांजैक्शन के करने की वजह से। इस पॉइंट के ऊपर एक सिनेरियो बना के आपसे पूछा जा सकता है कि फलां कंपनी है जी, फलां डेट पे ये ट्रांजैक्शन हुई थी, अब बताएं इस ट्रांजैक्शन के लिए सबसे पहले बताएं रिक्वायरमेंट्स क्या थी। अब अगर इन्होंने रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की हैं तो उसके बताएं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। उन कॉन्सिक्वेंसेज में से एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप आपके 90 डेज के अंदर अगर इसको रेटिफाई नहीं किया जाता तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वॉइडेबल है, और वॉइडेबल का मतलब कंपनी इसको कैंसिल कर सकती है, और कंपनी को जो लॉस हुआ है वो पूरा करेंगे वो तमाम लोग जिन्होंने इस ट्रांजैक्शन को किया होगा। नहीं नहीं, वो रेटिफाई करने की बात कर रहा है, डिस्क्लोजर की बात नहीं कर रहा। डिस्क्लोजर की बात तो पढ़ के आए थे कि डिस्क्लोज उसने करनी है ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब कुछ चीजें ना हमारी मिक्स होना शुरू होंगी कि वहां पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर था, उसकी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ पे आके देखें कोई ट्रांजैक्शन जब होने जा रही है तो वही डायरेक्टर के साथ ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी बन गया। अब यहाँ पे उस ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट एक और रख दी कि अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड ये ट्रांजैक्शन होनी चाहिए आपकी। क्लियर है जी। तो रेटिफाई करना है अंडर सेक्शन 208, अगर नहीं करेंगे तो वाइडेबल हो जाएगी। क्लियर है जी। अच्छा, अब वहां पे जो थोड़ा सा फर्क मैं आपको बता दूं, अगर बात हमारी चल पड़ी है उस तरफ, वहां पे डिस्क्लोजर वाली जो उसने बात की थी ना, डिस्क्लोजर में तो कोई भी ट्रांजैक्शन थी तो उसने कहा था कि आपने जनाब डायरेक्टर ने डिस्क्लोज कर देना है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस ट्रांजैक्शन में। यहाँ पे वो आके कह रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कर रहे हैं आप और आर्म लेंथ पे कर रहे हैं आप, तो फिर आपको रिलेटेड पार्टी वाले अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्क्लोजर आपको एज अ डायरेक्टर अगर आप ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है तो आपको वो देना पड़ेगा। अच्छा, अब एक तो था उसने ऊपर बात की कि जिसने ऑथराइज किया है वो कंपनी का लॉस पूरा करेंगे। दूसरे नंबर पे वो कहता है ये कंपनी के पास ऑप्शन है और कंपनी की मर्जी है कि वो इस डायरेक्टर या इंप्लॉई जो इस ट्रांजैक्शन के अंदर शामिल हुआ है, वो डायरेक्टर नहीं है, वो की मैनेजमेंट का बंदा है, जिसने कॉन्ट्रावेंशन की है सेक्शन 208 की, कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी उसके अगेंस्ट अगर कोई और भी प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहती है तो वो भी कर। मतलब अगर कोई फ्रॉड करके इस तरह की ट्रांजैक्शन कर लेता है, कंपनी को लॉस हो जाता है, तो क्या कंपनी उसको मतलब सिर्फ रेटिफाई कर देगी, या अगर रेटिफाई नहीं करती कंपनी कहती है लॉस पूरा कर दें, आप किसी और लॉ के तहत किसी और प्रोविजन के तहत उसके अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी कर सकती है। सिर्फ 208 की चीजें पूरी करके आप आगे बढ़ जाएं तो भी आपकी मर्जी है, और अगर कोई और आप करना चाहते हैं तो सेक्शन 208 आपको नहीं रोक रहा। क्लियर है जी। आगे वो एंड पे आके आखिरी बात जो हमेशा से करता होता है कि अपना सजा क्या होगी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी और इन केस ऑफ अदर देन लिस्टेड कंपनी विदाउट प्रेजुडिस टू एनीथिंग कंटेन, का मतलब ये है कि सब सेक्शन 4 में हमने जो बात कर दी है ये किसी और चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, इसका इफेक्ट लिए बगैर कंपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। क्लियर है जी। ये जो सब सेक्शन 4 वाली प्रोसीडिंग है ये तो आपने करनी है, लेकिन इन प्रोसीडिंग्स की वजह से आप कोई और प्रोसीडिंग्स अपनी रोक दें, उसको साइड पे ना करें, आप करें, उसकी वजह से ना ये प्रोसीडिंग्स इफेक्ट होंगी ना इसकी वजह से वो वाली इफेक्ट होगी, आपकी मर्जी आप करें। क्लियर है जी। अच्छा, अब यहाँ पे सेक्शन 208 के अंदर ही उसने हमें 2-3 जगह पे कहा है एज मे बी स्पेसिफाइड, तो हमारे सिलेबस में उसने रिलेटेड पार्टी की कुछ रेगुलेशंस हैं जो शामिल की हैं, और आप देखते जाएंगे कि अब हमारा सिलेबस जो है लिस्ट ज्यादा लंबी है लेकिन चीजें
कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, जिस तरह हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेगुलेशंस पढ़ी थी। ये आपके सामने है जनाब आपका सिलेबस, और इसमें आप देखें सबसे ऊपर आपकी जो ग्रिड ए है उसी के अंदर उसने 1.7 पे आके शामिल किया कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। उसकी रेगुलेशन है, और उसने सिर्फ 4 रेगुलेशन हमारे सिलेबस में शामिल की हैं, रेगुलेशन 3 से रेगुलेशन 6 तक। मतलब ये छोटी सी रेगुलेशन है, वो भी पूरी की पूरी उसने हमारे सिलेबस में शामिल नहीं की। वो कहता है सिर्फ रेगुलेशन 3 से रेगुलेशन 6 तक अब आपके सिलेबस में शामिल है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं उन रेगुलेशन पे कि 3 से 6 तक हैं कौन सी जो उसने शामिल की है। अच्छा, ये आपके सामने जो ओपन है कंपनी रिलेटेड पार्टीज की ट्रांजैक्शन 2000 सॉरी रेगुलेशन 2018 की, ये आप मैंने हाईलाइट की हुई हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल है सिर्फ। तो रेगुलेशन 3 आपको बताती है जनाब कंडीशन, उसने जो कहा था 208 में भी हम देख के आए थे, जो उसने क्या कहा था, एज पर द कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड। वो कहां पे स्पेसिफाई कर रहा है, वो यहाँ पे आके स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन सी कंडीशन है। वो कहता है जनाब सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 208, जो पॉलिसी अप्रूव की जाएगी बोर्ड की तरफ से, इट शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग मिनिमम कंडीशंस। बोर्ड को भी बिल्कुल फ्री नहीं उसने किया कि आप जो बताया उसमें कम से कम इन इन कंडीशंस को मद्देनजर रखा जाएगा। बोर्ड कहेगा कि मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड होगी जब भी कोई रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन आएगी, तो उस रिलेटेड पार्टी की कम से कम इंफॉर्मेशन कौन सी हमें चाहिए होगी। नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप क्या है, कि पूरी हम लिस्ट पढ़ के आए हैं कि कैसे कैसे रिलेटेड पार्टी बन सकती है, तो क्या नेचर होगी हमारे उसके साथ रिलेशनशिप की जब बोर्ड के सामने अप्रूवल के लिए आपने रखी है। फिर लिमिटेशन या कंडीशन क्या है जो एप्लीकेबल होंगी इन केस ऑफ सर्टन या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, कि प्रॉपर्टी से रेलिवेंट अगर ट्रांजैक्शन आपने करनी है तो उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या उसकी वैल्यूएशन को थर्ड पार्टी करेगी कि हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, या हम आपस में ही एक दूसरे के साथ उसकी वैल्यूएशन तय कर लेंगे। ये स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के बारे में कर रहा है कि क्या कंडीशन होंगी जो स्पेसिफिकली आपने बतानी है। फिर रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उसके पोटेंशियल रिस्क क्या है, और अगर जो रिस्क है तो उसको फिर आपने कैसे उन रिस्क को कवर करना है, वो चीजें भी आप अपनी पॉलिसीज के अंदर लिखेंगे। फिर प्रोसीजर क्या होगा अगर कोई रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजैक्शन है वो बोर्ड के सामने नहीं आती, उस रिक्वायर्ड टाइम के दौरान बोर्ड के सामने नहीं आती, तो उसके लिए फिर क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी। हर ट्रांजैक्शन जो होनी है, अगर आप आर्म्स लेंथ पे कर रहे हैं फिर तो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन आर्म्स लेंथ पे नहीं कर रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किस बेस पे आप प्राइसिंग कर रहे हैं इस ट्रांजैक्शन की, वो भी आप शामिल करेंगे इस पॉलिसी के अंदर। आगे आगे उसने दोबारा से वही बात कर दी कि ये सब रेगुलेशन जो है ये अप्लाई नहीं होती उन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो कंपनी अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आर्म्स लेंथ बेसिस के ऊपर कर रही है। कि बार बार वो बात कर रहा है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म लेंथ पे अगर हो रही है तो ये ट्रांजैक्शन आपकी उसके लिए कोई पॉलिसी या कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। आगे उसने आर्म्स लेंथ की बात की है। अब दूसरी चीज हम जो वहां पे पढ़ के आए थे आर्म्स लेंथ की, तो उसने क्या कहा था, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन वो जिसका हम स्पेसिफाई कर देंगे एज मे बी स्पेसिफाइड, हम बता देंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन है जो आपकी अपना आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होगी। वो कहता है ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टीज के दरमियान हो उसको हम आर्म्स लेंथ उस सूरत में कहेंगे अगर ये ट्रांजैक्शन इस तरीके से की जा रही है जिस तरह दो अनजान पार्टियां आपस में बैठ के कोई ट्रांजैक्शन करती हैं। मतलब आमने सामने बैठे हैं तो ऐसे ना लगे कि दो रिश्तेदार बैठ के बात कर रहे हैं, अच्छा जी तुसी जानते हो तुसी यह कर लो तुसी वो कर लो, एक दूसरे को फेवर नहीं देनी। बिल्कुल ऐसे ट्रांजैक्शन हो रही है जैसे अनरिलेटेड है ये पार्टीज आपस में, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। आप जिस तरह किसी थर्ड पार्टी के साथ करते हैं उसी तरह आप ये ट्रांजैक्शन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तय कर रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे वो क्या कहता है कि जो पार्टीज हैं वर फ्री फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी किस्म का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस कंट्रोल या प्रेशर ना हो एक पार्टी का दूसरे के ऊपर, फिर आर्म लेंथ की शर्त पूरी होगी। तीसरा वो कहता है ये जो डिसीजन मेकर्स हैं दोनों तरफ से पार्टीज के बैठे हुए, ये हम कहेंगे इनके पास सफिशिएंट नॉलेज भी है अबाउट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, और इनके पास एक्सपीरियंस भी है बिजनेस का, ये ट्रांजैक्शन करने बैठे हैं उनको पता है कि वो क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और उस ट्रांजैक्शन के निटिग्रिटीज का इनको पता हो कि इसकी अप्स एंड डाउन्स क्या है। फिर वो कहते हैं जनाब दोनों पार्टीज अपनी तरफ से बेस्ट बेनिफिट लेने की कोशिश में हो कि बेस्ट अवेलेबल कमर्शियल रिजल्ट उसकी कंपनी के लिए आए, उस पार्टी के लिए आए जो पार्टी ट्रांजैक्शन करने बैठी है। ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो हम कहेंगे आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन है। अब आगे आगे बात अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी की। वो कहते हैं बोर्ड जो है अप्रूव करेगा रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन को जिसके लिए इनका अप्रूवल चाहिए। ये मिनिमम इंफॉर्मेशन होगी जो सर्कुलेट की जाएगी बोर्ड को। बोर्ड के पास जब भी अप्रूवल के लिए जाना है ना किसी भी ट्रांजैक्शन में, उसके लिए ये मिनिमम इंफॉर्मेशन होगी जो सर्कुलेट की जाएगी डायरेक्टर्स को बोर्ड की मीटिंग के जो एजेंडा है उसके साथ। क्या है जी, अब वो ये आसान सी लिस्ट है। रिलेटेड पार्टी कौन सी है, नाम क्या है इंटरेस्टेड या कंसर्न पर्सन का, नेचर ऑफ रिलेशनशिप या इंटरेस्ट क्या है उसके साथ, फिर जनाब डिस्क्रिप्शन या कंडीशन उस ट्रांजैक्शन की, अमाउंट कितनी है, कितनी ड्यूरेशन में ट्रांजैक्शन हो जाएगी, प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन है इसके ऊपर या नहीं है। वेयर एप्लीकेबल का मतलब कि ऑडिट कमेटी लिस्टेड कंपनी के केस में इन्वॉल्व होती है, तो लिस्टेड कंपनी अगर है तो ऑडिट कमेटी ने क्या रिकमेंड की है। अब सीसीजी आपने पढ़ा था, आपको याद होगा कि ऑडिट कमेटी के बारे में हम पढ़ के आए थे वहां पे। तो ऑडिट कमेटी की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसमें लिखा हुआ था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन्होंने रिकमेंड करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो अगर उन्होंने रिकमेंड किया तो क्या अगर कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड की डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी हो इस ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो भी उन्होंने बतानी है। फिर वो कहते हैं जनाब ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई है ना कि आपने बोर्ड को सर्कुलेट करनी है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूव करने के लिए, अगर यही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आप मेंबर्स के सामने लेके जा रहे हो
जो हमने कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आपके इंटरेस्टेड हैं, तो मेंबर्स के सामने आप ट्रांजेक्शन लेके जा रहे हैं, तो मेंबर्स को भी फिर ये सेम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप भेजेंगे उस नोटिस के साथ, जो नोटिस आप मीटिंग का भेज रहे हैं मेंबर्स को। क्लियर है जी? नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोर्ड ने इंश्योर क्या करना है, वो भी आसान सी चंद बातें हैं। वो कहते हैं कि आपने मैनेजमेंट को एजुकेट करना है, ट्रेन करना है रेलेवेंट जो इंप्लॉइज हैं, ताकि उन्हें पता हो कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है और उस केस में हमने क्या करना है। डायरेक्शन उनको देनी है कि किसके साथ उन्होंने मशवरा करना है, ये देखने के लिए कि कुछ ट्रांजेक्शन क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बन रही है या नहीं बन रही। जनरल क्राइटेरिया इन ट्रांजेक्शन का रिलेटेड पार्टीज के साथ वेरियस लेवल से बताना है, कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ पे किस लेवल पे अप्रूवल होगा उसका। मतलब कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसके लिए मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए या नहीं, उसका भी आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया ये बताएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है आइडेंटिफाई करने की और डिस्क्लोज करने की। फिर दूसरा कि कंपनी क्या अपनी लीगल और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस कंप्लाई विद कर रही है या नहीं कर रही, उसकी कंप्लाइंस कर रही है कंपनी या नहीं कर रही, तो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। ये आपका मतलब एक लिस्ट है जेनेरिक किस्म की। इस तरह की लिस्ट जो है मैं सजेस्ट करता हूँ एक दो दफा पढ़ लें, उससे ज्यादा आपको ना इसको रटा लगाने की जरूरत है ना मतलब बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की लिस्ट आपसे पूछ ले, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाए बुक खोले और लिख लें। अब इन रेगुलेशन में सिर्फ यही चीजें देखिए उसने आपसे पूछी है। आपको सिर्फ पता ये होना चाहिए कि आप ऊपर से बैठ के जब आप देखते हैं तो जरा सोचें बर्ड्स आई व्यू किसको कहते हैं, कि आप ऊपर से जब बैठ के देख रहे होते हैं ना तो सारा कुछ नीचे नजर आ रहा होता है। मतलब आप जिस घर में बैठे हुए हैं अगर ऊपर से आप बैठ के देखेंगे तो सारा एरिया आपको नजर आ रहा होता है, उसके रोड्स क्या नक्शा है सब कुछ। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने जब ऊपर से देख रहा है तो आपको सब कुछ नजर आए, ग्रिप आपकी ऊपर से होनी चाहिए, आपको पता हो कि इस टॉपिक में कहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है। एग्जैक्ट आप चीजें नहीं भी याद करेंगे, मतलब लिस्ट आपको पूरी याद नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जरूर पता हो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की रेगुलेशंस के अंदर ऐसी क्या चीज उसने मेंशन की है जो मुझे पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो इनको लिंक करके सेक्शन 208 प्लस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपकी रेगुलेशन। तीसरी चीज जो हमने सीसीजी के अंदर रिलेटेड पार्टीज के बारे में पढ़ा था, वहां भी उसने बोर्ड के अप्रूवल की बात की थी कि बोर्ड की पॉलिसी होगी, वो अप्रूव करेगा तो आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करनी है, और डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर उसने वहां पे भी कहा था मेंशन कर। तो ये चीजें जब वो इकट्ठी पूछ लेता है रिलेटेड पार्टी की, तो आपको लिखनी पड़ेगी 208 में क्या लिखा है, रेगुलेशन में क्या लिखा है, सीसीजी के अंदर क्या लिखा है और पीएसएक्स रूल बुक के अंदर क्या लिखा हुआ। क्लियर है जी? एक मिनट जरा मुझे दें। अच्छा जी, अब इसी रिलेटेड पार्टी के बारे में हमारी पीएसएक्स रूल बुक है आपके सिलेबस के अंदर जो शामिल है, वहां पे भी कुछ चीजें बताई हैं उन्होंने, तो हम साथ ही उसको देख लें कि रिलेटेड पार्टी के बारे में छोटी सी बात कर रहा है। आपके पास जो रेड बुक आपकी अवेलेबल है उसके अंदर आपका अलग से ये टॉपिक शामिल है पीएसएक्स रूल बुक के नाम से। उस पीएसएक्स रूल बुक के अंदर भी रिलेटेड पार्टी के बारे में उसने बात बताई है आपको। चैप्टर 5 है उसका सिर्फ हमारे सिलेबस में। तो 5.6.6 पे जाके आप देखें तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की बात करता है। ये पहली दफा चूंकि हमारे सामने डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है रूल बुक का, तो उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं आपको। पीएसएक्स रूल बुक, पहली चीज ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है, ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज पे होती है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज है, तो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल है। ये रूल बुक स्टॉक एक्सचेंज का एक तरह का आप समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन है। जिन लिस्टेड कंपनीज ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी होती है, शेयर्स के अपने लिस्ट करवाने होते हैं, ये उनके लिए इन चीजों को फॉलो करना भी जरूरी होता है कि कंपनीज एक्ट में कुछ लिख दिया, कुछ एसईसी रेगुलेशंस आ गई वहां पे लिख दिया, लेकिन लिस्टेड कंपनीज को इन एडिशन टू ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पीएसएक्स की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करनी होती है। तो पीएसएक्स ने क्या रिक्वायरमेंट रखी है, उसमें से सिर्फ चैप्टर 5 हमारे सिलेबस में शामिल है, और चैप्टर 5 में हम पहली चीज जो पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। वो देखिए वो क्या बता रहा है। वो कहता है हर लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को भी बताएगी अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब क्या मतलब, लिस्टेड कंपनी हर ट्रांजैक्शन अपनी स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करेगी। उसने क्राइटेरिया बताया, वो कहता है जो इंडिविजुअली या पहले वाली जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ इस फाइनेंशियल ईयर में हो चुकी हैं, अगर उनकी वैल्यू इक्वल टू या मोर देन 10% ऑफ टोटल एसेट्स या एनुअल टर्नओवर, जो पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल के थे उसके टोटल एसेट्स या एनुअल टर्नओवर उसका 10% अगर आप लें, उसके बराबर अगर वैल्यू बनती है इस ट्रांजैक्शन की या एक फाइनेंशियल ईयर में की जाने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस की जो उस रिलेटेड पार्टी के साथ आप कर रहे हैं, तो आप स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करेंगे।
कि हमारी फलां रिलेटेड पार्टी के साथ हमने जो ट्रांजैक्शन की है उसकी वैल्यू बनती है 10 मिलियन, जो 10 मिलियन हमारा बन रहा है जी लास्ट ईयर के टर्नओवर का 10% बन रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारी उस रिलेटेड पार्टी के साथ एक ट्रांजैक्शन या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इतनी हो चुकी है। क्लियर है? आगे आके उसने यहाँ पे दोबारा से वही बात कर दी। वो कहता है ये कंडीशन उन ट्रांजैक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होती जो कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ बेसिस पे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 208 के तहत आर्म्स लेंथ बेसिस पे अगर कर रही है तो उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। आर्म्स लेंथ से हटके जो ट्रांजैक्शन होगी या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हटके जो ट्रांजैक्शन होगी वो आपने रिपोर्ट करनी है स्टॉक एक्सचेंज को। और स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि 10% ऑफ टोटल एसेट्स या 10% ऑफ टोटल टर्नओवर जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप रिपोर्ट कर चुके हैं उसके बराबर अगर हो तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जब आपने रिपोर्ट करना है तो ये इन्फॉर्मेशन उसके अंदर क्या क्या शामिल होनी चाहिए। रिलेटेड पार्टी का नाम क्या है जी, ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है जो उसके साथ आप कर रहे हैं, अमाउंट क्या है ट्रांजैक्शन की, इंटरेस्टेड पर्सन के नाम बताएं उस रिलेटेड पार्टी में जितने भी आपके इंटरेस्टेड पर्सन है उनके नाम बताएं, फिर इंटरेस्टेड पर्सन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग बताएं लिस्टेड कंपनी के अंदर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है और लिस्टेड कंपनी को ये ट्रांजैक्शन करने का बेनिफिट क्या है वो आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या बेनिफिट है जी आपकी लिस्टेड कंपनी को जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जी कोई चीज मुश्किल तो नहीं है इसमें? जी भाई साहब, अब दोबारा से मैं आपको कहूं जी, ट्रांजैक्शन अब जो कर रहे हैं उसको आपने करना है, लेकिन एक क्राइटेरिया है ना पिछले साल का, इस साल का भी टर्नओवर भी आपका डिसाइडेड नहीं है, टोटल एसेट्स भी डिसाइडेड नहीं है, वो आप जाके फाइनेंशियल ईयर एंड पे देखेंगे। तो पिछले साल को क्राइटेरिया अमूमन बहुत सारी जगह पे पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्राइटेरिया रखा जाता है। अब यहाँ पे याद आपने क्या रखना है, ये जो क्राइटेरिया उसने बताया इसके लिए आपको आके दोबारा से रूल बुक खोलनी ना पड़े कि अगर वहां पे कोई चीज पूछ ले। क्लियर है जी? 10% ऑफ टोटल एसेट्स या टर्नओवर अगर पिछले ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है तो आपका रीड करके आपने बताना है उसको। अच्छा जी, अब हम टाइम थोड़ा है, टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, एक चीज जाते जाते हम डिस्कस कर लें। ये समरी मैंने आपके साथ शेयर की है आज, ऐसी है जी, देखी देखी लग रही है जी। बुक आ गई है जैन साहब, आ गई है बुक, मेरा ख्याल है आपके साथ ही जो दोस्त आपके बैठे हैं इनमें से बहुत सारे लोगों ने ले ली है बुक। अच्छा जी, हमेशा आपने कोशिश करनी है कि रीसेंट अटेम्प्ट से आपने पीछे जाना है। अच्छा, जब हम पढ़ रहे थे सीसीजी तो आप में से कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि सर कंपैरिजन हम सीसीजी का और पब्लिक सेक्टर कंपनीज का अगर करें तो उस पर कोई क्वेश्चन है आपका जनाब। क्वेश्चन नंबर 5 ये विंटर 22 में क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें सीसीजी और पब्लिक सेक्टर कंपनी रूल्स का है जी। मुबीन साहब आपने पूछा था 13 मार्क्स का उसने क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है सीसीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लाजमी क्वेश्चन आपने करना है और इसका सोल्यूशन नहीं देखना, ये आपने हाथ से करना है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है दोनों के कंपैरिजन की, सीसीजी और पब्लिक सेक्टर कंपनी। उसने एक खूबसूरत सा सिनेरियो बनाया है, कंपनी को पहले पब्लिक सेक्टर रखा है, फिर शेयर होल्डिंग चेंज करके उसको पब्लिक सेक्टर से निकाल के लिस्टेड कंपनी में लेके आया है और उसने हमसे पूछा है कंपैरिजन, डिफरेंट तरीके से कंपैरिजन, एक होता है ना तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछने का, एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उसने कंपेयर किया और कंपैरिजन पूछा है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। अभी आप कह रहे थे कि सर एंड पे मुझे बताइएगा, आप हमें बता दें क्वेश्चन कौन से करने हैं। अब आपके सामने है, सीसीजी का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 7B आपका समर 22 में 7 मार्क्स का था, ये आप करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें मैं एग्री नहीं कर रहा था आईकैब से कि उन्हें ये पूछना भी चाहिए था इस तरीके से या नहीं, तो ये आपने करना है। फिर आपका विंटर 21 में क्वेश्चन 2 है, अब उसमें देखें कितनी चीजें हैं, पब्लिक ऑफरिंग रूल बुक सीसीजी इतना कुछ है, इसलिए ये भी मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे। करने बैठे हैं आप, हम बाकी चीजें अभी पढ़ने वाली हैं वो पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। विंटर 20 में जाके सीसीजी का आपका क्वेश्चन 4 है, इसको आपने एक दफा देख लेना अच्छे तरीके से। क्लियर है जी? अब देखिए हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट उसने सीसीजी वाला पोर्शन पूछा हुआ है, तो अब तो सीसीजी मस्ट बी टॉपिक्स में से एक है। लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में आप देखेंगे कि सीसीजी के क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे, क्योंकि ग्रेड इस तरह की बन गई है कि उसकी मजबूरी हो गई है कि ये टॉपिक उसने टेस्ट करना ही करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से एक दफा खुद बैठ के सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मकसद ये होता है कि क्वेश्चन देख के उसको बैठ के कागज पे लिखें। सिर्फ ये नहीं करना कि आप क्वेश्चन पढ़ें और सोच लें कि ये सोल्यूशन इसमें आ सकता है और फिर सोल्यूशन देख लें, ये नहीं करना, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात होती है। लॉ में एक बड़ा मसला होता है राइटिंग का, और वो राइटिंग वाला मसला तभी हल होगा जब आप लिखना शुरू करेंगे। क्लियर है जी? तो कोई चीज है आप लोगों की तरफ से डिस्कस करने वाली? अब आपके पास 2 क्वेश्चन आ गए हैं करने वाले, एक जो भी मैंने आपको बताया था विंटर 21 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये मैंने लिखा हुआ है सिक्योरिटीज एक्ट, इस क्वेश्चन की हमने बात की थी 18 मार्क्स का, ये आपने सॉल्व करना है, ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट मंडे पे हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों के पास टाइम हो सॉल्व करने का। तो दूसरा सीसीजी का है, ये आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जो मसला किसी को आया इसमें तो वो हम डिस्कस कर लेंगे फिर। तो कोई चीज है आप लोगों की तरफ से, कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी? अदरवाइज हम एंड करें जी, आज आपकी 8-10 मिनट पहले ही जान छूट रही है। तो इजाजत दें फिर, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।